हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हार्दिक राज एंड एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हम इस छोटे से लेक्चर में जानेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जो बचपन से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस, उसकी हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स C6H12O6 विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight with the help of chlorophyll gives C6H12O6, that is your carbohydrate, with the evolution of oxygen. Let's take it one step further. So photosynthesis is basically a redox reaction. redox reaction माने ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हो। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपकी साइमल्टेनियसली होती हो। नाउ इधर हम देख सकते हैं दैट वाटर से निकले हुए हाइड्रोजन का एडिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आपका बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सो बेसिकली योर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड सिंस हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, water is getting oxidized. So carbon dioxide gets reduced, water gets oxidized, hence photosynthesis is a redox reaction. लेकिन फिर भी हमसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस इज मेनली अ रिडक्टिव या फिर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, तो इसका हम आंसर ये देंगे दैट सिंस आवर मेन गोल इन फोटोसिंथेसिस इज टू मेक आवर कार्बोहाइड्रेट, हेंस फोटोसिंथेसिस इज मेनली अ रिडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर बेसिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। सो हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं दैट बेसिकली वैरीगेटेड लीफ या फिर एक ऐसी लीफ जिसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट ब्लैक पेपर से कवर किया गया हो, वो पार्ट लीफ का फोटोसिंथेसाइज नहीं करता है। ठीक है, एंड हमने ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है दैट अगर हम किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लीफ को डालें, ठीक है, लीफ को डालें जिससे थोड़ा पार्ट उसका टेस्ट ट्यूब के बाहर हो एंड थोड़ा पार्ट आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर हो। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम KOH को रखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिकली क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। हेंस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला एनवायरनमेंट है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला एनवायरनमेंट है उसमें CO2 नहीं होगी। CO2 नहीं होगी तो आपका लीफ का ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन जो पार्ट आपका टेस्ट ट्यूब के बाहर है दैट इज एक्सपोज टू द एयर, वो वाला पार्ट आपका फोटोसिंथेसाइज करेगा। ठीक है, ये हमने बेसिक एक्सपेरिमेंट्स अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। नाउ और कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं जो कि हमें 11th और 12th में याद रखने होते हैं फॉर आवर नीट प्रिपरेशन। सो सबसे पहला नाम आता है ऑफ वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था अबाउट द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्होंने बेसिकली एक विलो ट्री को प्लांट किया था। ठीक है, उन्होंने एक पौधा लगाया था एंड वो देखते थे, उसको कॉन्स्टेंटली पानी डालते थे। ठीक है, सो वो कॉन्स्टेंटली पानी डालते थे एंड उन्होंने देखा दैट बेसिकली जो मास है, जो आपके प्लांट का मास है ओवर द ईयर्स बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया दैट बेसिकली जो वो पानी सॉइल के अंदर डाल रहे थे वही पानी प्लांट आपका पी गया। ठीक है, वो पानी प्लांट आपका पी गया, लेकिन उनको बाद में ये जाके पता चला दैट बेसिकली जो आपका सॉइल का ड्राई मास है वो सेम का सेम रहा। तो उनको ये डाउट हुआ दैट जो मैंने पानी डाला वो तो चलो चला गया, लेकिन और इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है जिससे बेसिकली आपका प्लांट ग्रो कर गया। सो उन्होंने तब इतना एटमॉस्फेयर को ध्यान में नहीं रखा था दैट हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उनके हिसाब से ये दोनों चीज़ें रिएक्टेंट थी फोटोसिंथेसिस की। एंड हम ऑब्वियसली अभी जानते हैं दैट वी नीड लाइट, वी नीड CO2, वी नीड एन एम्बिएंट रेंज ऑफ टेम्परेचर for photosynthesis to be performed in green plants and some bacteria। ठीक है, green plants and some bacteria, and उन बैक्टीरिया की बात हम आगे जाके करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में दैट इज योर फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, हम बेसिकली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस माने ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा हो, एंड यही फोटोसिंथेसिस की टाइप आपको बेसिकली हायर प्लांट्स में देखने को मिलती है। नाउ ये एक और फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि हमने शायद पढ़ा हुआ है हमारी लोअर क्लासेस में, दैट इज डन बाय जोसेफ प्रिस्ली। ठीक है, एक केज के अंदर एक माउस है एंड उसके अंदर एक बर्निंग कैंडल है। बर्निंग कैंडल बेसिकली केज के अंदर के एनवायरनमेंट से पूरी की पूरी ऑक्सीजन को सक कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। सो रेस्पिरेशन के लिए माउस के पास कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगी, हेंस इट विल डाई। लेकिन उसी केज के अंदर अगर हम साथ ही साथ एक ग्रीन प्लांट को भी रखें तो आपका एयर रिप्लेनिश होता रहेगा। ठीक है, आपका एयर रिप्लेनिश होता रहेगा, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती रहेगी उसके अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगी एंड आपका माउस जिंदा रहेगा। इसी बेसिस पर जोसेफ प्रीस्ली ने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया अबाउट वाइटल एयर एंड फिक्स्ड एयर।
बाद में जाके हमें पता चला दैट बेसिकली योर वाइटल एयर इज योर ऑक्सीजन एंड योर फिक्स्ड एयर इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने तब ये नहीं बोला था दैट योर ऑक्सीजन इज योर वाइटल एयर, उन्होंने बस एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था दैट देयर इज बेसिकली अ वाइटल एयर एंड देयर इज अ फिक्स्ड एयर। ठीक है, सो हमने यहाँ पर दो साइंटिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। नाउ इंजन हाउस ने बेसिकली बताया था दैट योर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसाइज, और प्लांट का कोई भी पार्ट फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा, ओनली द ग्रीन पार्ट्स। ठीक है, एंड उन्होंने जो बेसिक इक्वेशन दी थी दैट वाज CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज H न्यू एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी दिखा रहा है बेसिकली आपको, आई होप आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो। सो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स CH2O N। ठीक है, ये बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट को दिखा रहा है, N कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन उन्होंने बताया था दैट दिस एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन केम बेसिकली बाय द स्प्लिटिंग ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही थी इंजन हाउस साहब के हिसाब से। ठीक है, इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे दैट ये सही था या फिर ये गलत था। ठीक है, नाउ वॉन सैक्स ने बेसिकली बोला था, जूलियस वॉन सैक्स, अगर आपने अपने आगे वाले चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा दैट बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक जूलियस वॉन सैक्स ने प्रेजेंट करी थी। सो वॉन सैक्स ने बोला था दैट आपका प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड वो ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात आपकी वॉन सैक्स ने बताई थी। नाउ ब्लैकमैन का एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इस चैप्टर के आखिरी में दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें बेसिकली उन्होंने डिफरेंट रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने चर्चा की हुई है। ठीक है, उन्होंने बेसिकली देखा हुआ है दैट लाइट, कितनी परसेंट ऑफ लाइट आपको सैचुरेशन करने के लिए चाहिए होती है फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। एंड इस चैप्टर के एंड में जाकर जब आपको C3 और C4 के बारे में अच्छे से भी जानकारी होगी तो आपको पता चलेगा दैट बेसिकली यार कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट इज योर 0.036 माइक्रोलीटर। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वो बेसिकली आपका C3 के लिए लिमिटिंग फैक्टर है या फिर आपका C4 के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट आता है अबाउट रॉबर्ट हिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी चीज़ NCERT में नहीं दी हुई है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। सो रॉबर्ट हिल ने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिया था। ठीक है, उन्होंने एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिया था एंड उसको एक्सपोज किया था टू सनलाइट, उसको इमर्स करके रखा था इन वाटर, एंड एक डाई डाली हुई थी उन्होंने, दैट वाज योर DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल नाम की एक डार्क ब्लू कलर की डाई उन्होंने डाली हुई थी। याद रखना उन्होंने CO2 का कोई भी स्टिमुलस नहीं रखा था, दैट इज इस उनके एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर उन्होंने CO2 नहीं रखी थी। उनके कंडीशंस में एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट था, सनलाइट थी, वाटर थी और एक डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल नाम का डार्क ब्लू कलर का डाई था। ठीक है, सो उन्होंने बेसिकली क्या देखा दैट ये डाई बेसिकली जो डार्क ब्लू कलर की थी वो थोड़े टाइम के बाद आपकी लाइट कलरलेस कलर की होगी। ठीक है, लाइट कलर की या फिर एकदम कलरलेस होगी। ठीक है, एंड वो जानते थे, वो बात ये पहले से जानते थे दैट बेसिकली लाइट या फिर कलरलेस नेचर इस डाई का बेसिकली तभी आता है जब ये डाई रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस होना मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब भी इस डाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो ये रिड्यूस होकर ऐसा कलर प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर लाइट कलर या फिर कलरलेस कलर। ठीक है, ये बात वो पहले से जानते थे, एंड जब उन्होंने ये चीज़ होती हुई देख ली देन उन्होंने बेसिकली ये बोला दैट बेसिकली कोई ऐसी चीज़ है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपकी बेसिकली हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर के रूप में बिहेव कर रही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो डाई थी DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, लेकिन फोटोसिंथेसिस की असली रिएक्शन में कोई तो ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आपकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे काम कर रही है, जो कि आपकी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है एंड आपका एनर्जी प्रोवाइड कर रही है फॉर दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हिल्स रिएक्शन। ठीक है, सो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया किसने, आपके डार्क ब्लू करके डाई ने। ठीक है, एंड आपका एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दैट इज हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो गई, आपका इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया एंड आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया। ठीक है, इसी एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन विद द रिडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नोन एज योर हिल्स रिएक्शन। ठीक है, evolution of your oxygen with the reduction of an electron acceptor is known as your Hill's reaction। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सो सिंस उन्होंने इस कंडीशन में याद रखना, सिंस उन्होंने इस कंडीशन में CO2 को नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन हम ये बखूबी से जानते हैं दैट CO2 इज योर वन ऑफ द मेन रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि CO2 ही रिड्यूस होकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाएगा।
सो इससे बेसिकली उनको ये बात भी पता चल गई दैट ये दोनों रिएक्शंस आपकी बेसिकली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बेसिकली आपका सनलाइट की प्रेजेंस होना एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट बनाना, ये बेसिकली आपके दो सेपरेट स्टेप्स है, ठीक है। दिस वाज आल्सो वेरी बिग स्टेप, a very big contribution to the development of the photosynthetic equation as we know it today, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट का नाम आता है दैट इज योर वैन नील। वैन नील ने बेसिकली काम किया था आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में भी बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपके यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं दैट डेफिनेशन, हिस्ट्री, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड केल्विन साइकिल। इन सारी चीज़ों को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा एंड आपके इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस छोटे से लेक्चर में हम बस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो वैन नील ने बेसिकली आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था, जिनमें बेसिकली वाटर नहीं यूज होता है। उनमें क्या यूज होता है? उनमें होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज योर H2S। H2S एक्ट्स एज योर हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। सो उन्होंने बेसिकली क्या देखा दैट जब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेसाइज कर रहा है तो एलिमेंटल सल्फर एक्यूमुलेट हो रहा था, ठीक है। ये उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी, ठीक है। सो उन्होंने इससे ये कंक्लूड किया, अगर आपको एलिमेंटल सल्फर देखने को मिल रहा है, सो ऑब्वियस ही बात है जो आपने हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का हाइड्रोजन दिया डोनर दिया होगा वो बेसिकली आपका स्प्लिट हो रहा होगा, ठीक है। दिस वॉज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अगर आपको एलिमेंटल सल्फर मिल रहा है तो एलिमेंटल सल्फर कहीं ना कहीं से तो आया होगा, एंड जो कंपाउंड हमने यूज किया था जिसके अंदर सल्फर था वो इकलौता कंपाउंड आपका हाइड्रोजन सल्फाइड था। सो बेसिकली आपका हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट किया होगा टू गिव अवे एलिमेंटल सल्फर। दिस वाज अ बिग स्टेप। इसी से हमें आइडिया लगा दैट बेसिकली इंजन हाउस ने जो पहले चीज दी थी दैट योर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट्स एंड गिव्स ऑफ योर ऑक्सीजन, इस बात को डिस्प्रूव किया गया, ठीक है। इससे हमें एक्चुअल पता चला दैट बेसिकली आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट आता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर स्प्लिट्स टू गिव अवे ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वाटर स्प्लिट्स टू गिव अवे ऑक्सीजन। एंड इसलिए हमने कहा था दैट बेसिकली आपका वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड इसी चीज को आगे जाके किसने प्रूव किया था? विद द हेल्प ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। उन्होंने ऑक्सीजन 18 नाम के इस एटम को यूज करके प्रूव कर दिया था अनइक्विवोकली, ठीक है। उन्होंने प्रूव कर दिया था दैट फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ना कि स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसने प्रूव किया था? रूबन, हासिद और कामेन ने प्रूव किया था। ये चीज भी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अब आप पूछेंगे कहाँ, सो प्लीज अपने साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ा करिए, दैट इज गिवन एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ एन एनसीईआरटी वेदर 11th और 12th। उसके अंदर आपकी बात मेंशन की गई है, ठीक है। सो आपको एनसीईआरटी का हर एक पेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका आता है एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन में एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने? बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने क्लैडोफोरा नाम का एल्गी यूज किया था, क्लैडोफोरा। लेकिन ये एक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली उन्होंने स्पाइरोगायरा यूज किया था, ठीक है, स्पाइरोगायरा। लेकिन सिंस एनसीईआरटी में क्लैडोफोरा लिखा हुआ है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एज हम जानते हैं स्पाइरोगायरा इज योर फिलामेंटस एल्गी। सो उन्होंने स्पाइरोगायरा के हर एक फिलामेंट को, स्पाइरोगायरा के हर एक फिलामेंट को उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट किया था, ठीक है। उन्होंने बेसिकली स्पेक्ट्रम बना दिया था अक्रॉस द फिलामेंट्स ऑफ योर स्पाइरोगायरा, ठीक है। एंड उसी के ऊपर उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। सो उन्होंने बेसिकली रेड से लेकर ब्लू तक एक स्पेक्ट्रम बनाया अक्रॉस द फिलामेंट्स ऑफ स्पाइरोगायरा एंड उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने दिया। सो उन्होंने बेसिकली एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट में देखा दैट जिस फिलामेंट में उन्होंने रेड लाइट को एलिमिनेट किया था एंड जिस एरिया में उन्होंने ब्लू लाइट को एलिमिनेट किया था, उन्हीं एरियाज में बेसिकली आपको एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिली। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन उस एनवायरनमेंट में कौन लाया होगा? बेसिकली स्पाइरोगायरा का वो फिलामेंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, एंड फोटोसिंथेसिस उन फिलामेंट्स में ज़्यादा हो रहा था जहाँ पे बेसिकली आपको रेड और ब्लू लाइट दी गई थी। सो इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली दैट बेसिकली आपका रेड और ब्लू लाइट के अंदर आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं आज की स्टेज में, आज की इस मॉडर्न जनरेशन में हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को ऐसे ही पढ़ते हैं एंड उसके पॉइंट्स रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन हमें हिस्ट्री में जाके देखना पड़ता है दैट बेसिकली हर एक पॉइंट कैसे ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुई थी, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज योर नेक्स्ट इमर्सन ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इमर्सन ड्रॉप एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। ये भी चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन आपको अच्छे से आनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आप देख सकते हैं मैंने इमर्सन का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इमर्सन ने क्या दिया, देखा दैट बेसिकली जब भी वो फार रेड लाइट की लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे थे, फार रेड लाइट से जब भी वो प्लांट को इल्यूमिनेट कर रहे थे, उनका फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट था वो डिक्रीज हो रहा था। फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करते हैं, बेसिकली बाय द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड, वेरी सिंपल, ठीक है। सो उन्होंने जो देखा दैट फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी थी वो फार रेड लाइट के प्रेजेंस में डिक्रीज हो गई, इसे उन्होंने कहा इमर्सन ड्रॉप। लेकिन उन्होंने जब रेड लाइट और फार रेड लाइट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया अपने प्लांट को, रेड और फार रेड लाइट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया, सो उन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा दैट योर फोटोसिंथेसिस गॉट इंक्रीज बाय मेनी अमाउंट्स, ठीक है। ये बहुत ही शॉकिंग उनके लिए चीज़ थी दैट जब उन्होंने फार रेड लाइट तो प्रेजेंट करी तब फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर गया, लेकिन जब उन्होंने रेड और फार लाइट दोनों एक साथ प्रेजेंट करी तो उनका फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है दैट बेसिकली आपके दो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर, ठीक है। जो हमने पहले चीज़ पढ़ी थी दैट, और हिल रिएक्शन से हमें ये चीज़ पता चली थी दैट बेसिकली दो डिफरेंट स्टेप्स है। जो फोटोकेमिकल स्टेप है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो फोटोकेमिकल स्टेप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर सनलाइट, लेकिन एक और स्टेप भी है जो कि आपका सनलाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, जिसमें आपका अलग से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। यहाँ पर हमने क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे एज योर फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड योर डार्क या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से आपको ये चीज़ पता चली दैट बेसिकली जो आपका पहला स्टेप है, ठीक है, लाइट इल्यूमिनेशन वाला, सनलाइट वाला फोटोकेमिकल जो स्टेप है वो फर्दर दो स्टेप्स में बटा हुआ है, ठीक है। उनको फर्दर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है दैट इज योर टू डिफरेंट फोटो सिस्टम्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देख ली थी दैट योर रेड लाइट और फार रेड लाइट मिलकर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी आपको दो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स चाहिए होते हैं जो कि आपकी दो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पर ऑपरेट कर रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, आपको इन सारी कंक्लूजन्स को याद रखना है, ठीक है। सो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट बेसिकली ये जो फैक्ट है वो बेसिकली किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ या फिर किस आपके साइंटिस्ट ने आपकी बात बताई थी, ठीक है। सो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। नाउ फाइनली आता है हमारा इंटरमिटेड लाइट एक्सपेरिमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या है। सो बेसिकली इसमें क्या देखा गया दैट अगर हम किसी प्लांट को 10 मिनट की लाइट से इल्यूमिनेट करें तो सपोज x ग्राम कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है। अगर हमने 10 मिनट तक लाइट दी कंटिन्यूसली एक प्लांट को, उससे x ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना। लेकिन अगर हम इसी 10 मिनट की लाइट को टुकड़ों में बांट कर दें दैट इज अक्रॉस अ 20 मिनट टाइम पीरियड, हम 10 मिनट डार्क के रखें और 10 मिनट लाइट के रखें, ठीक है। 1 मिनट लाइट दिया आपने, 1 मिनट डार्क दिया, 1 मिनट लाइट 1 मिनट डार्क, सो ऑन जब तक आपका 10 मिनट का लाइट नहीं हो जाता एंड 10 मिनट का डार्क पीरियड नहीं हो जाता, ठीक है। सो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने क्या देखा दैट बेसिकली जो आपका कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सपोज पहले स्टेप्स में जब आपने 10 मिनट की लाइट कंटिन्यूसली दी थी उसमें एक्स अमाउंट बना, सो जब आपने 1 मिनट की लाइट प्लस 1 मिनट का डार्क वाला कॉन्सेप्ट किया सो आपका बेसिकली 4x तक बन गया था आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन गया था। सो इससे आपका बेसिकली ये चीज़ तो पक्का प्रूव हो गई दैट बेसिकली आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि आपका डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, लेकिन साथ ही साथ, ठीक है, अलग मतलब बाद में जाके ऐसा नहीं होता दैट आपकी सनलाइट वाली रिएक्शन पहले, सनलाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पहले कंप्लीट होगी फिर जाके आपकी दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये भी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने देख लिया दैट लाइट के साथ डार्क, लाइट के साथ डार्क, लाइट के साथ डार्क, ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है दैट साइमल्टेनियसली ऐसी रिएक्शन भी चल रही होती है जो कि आपकी डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे हमें क्लियर डिस्टिंक्शन मिल गया दैट योर फोटोकेमिकल और योर डार्क एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन अलग अलग होती है। एंड ब्लैकमैन का जो हमने याद करी है, ब्लैकमैन के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करी थी, उससे टेम्परेचर कोएफिशिएंट नाम के भी कॉन्सेप्ट की बात आई थी दैट बेसिकली जब भी आपका 10 डिग्री सेल्सियस का राइज होता है टेम्परेचर के अंदर, सो आपका फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी आपकी 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाती है। सो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या देखा, जो आपका फोटोसिंथेसिस वाला फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसका बेसिकली कोई टेम्परेचर कोएफिशिएंट एज सच नहीं है, ठीक है, उसमें बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने देखा दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका जो डार्क रिएक्शन है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मोर करेक्टली, ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मोर करेक्टली नहीं, वो भी मिसनॉमर है, एज इन सनलाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं वो रिएक्शन। सो वो वाली रिएक्शन आपकी बेसिकली उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 से 3 होता है।
एंड हम अच्छे से जानते हैं दैट टेम्परेचर अगर किसी चीज़ को अफेक्ट कर रहा होगा वो होगा आपका एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी को बेसिकली आपका टेम्परेचर चेंज करता है, ठीक है, टेम्परेचर उसको इफेक्ट करता है। हेंस हम जान चुके थे दैट बेसिकली आपको जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन था जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं था, उसमें बेसिकली एंजाइम्स इन्वॉल्व थे। पहले वाले में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे वाले में एंजाइम्स इन्वॉल्व है और वो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एंड वो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका जो एंजाइम हम आगे जाके देखेंगे दैट इज योर रुबिस्को, उसकी प्रॉपर्टीज लाइट से इफेक्ट होती हैं। दो उसके प्रोडक्ट्स जो बना रहा है वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं भी बनाएगा, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है दैट इज योर NADPH एंड योर ATP, ठीक है, ये जो चीज़ें उसे लाइट रिएक्शन से मिल रही है उसी से ही तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। डोंट वरी, इसके बारे में आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले अपने लेक्चर में भी बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था दैट योर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज योर मिसनॉमर, जो कि आपका इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मिसनॉमर क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। एंड किस तरीके से वो डिपेंडेंट है, बेसिकली आपका रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी उससे इफेक्ट होती है एंड बेसिकली आपको जो प्रिकर्सर्स चाहिए आपके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए सच एज योर NADPH एंड योर ATP, वो आपको बेसिकली चीज आपके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से ही मिल सकती है। हेंस इट इज अ मिसनॉमर टू कॉल इट अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हमने ये सारी चीजें देख ली है। लेट्स रिवाइज, हमने क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे। हमने देखा वॉन हेल्महोल्ट्ज ने रिएक्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे बताया, प्रीस्ली का माउस वाला एक्सपेरिमेंट देखा, ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करी, ठीक है। वॉन सैक्स के बारे में हमने देखा दैट उसने बताया था प्लांट्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। हिल्स रिएक्शन की मदद से हमें पहला आइडिया मिला दैट बेसिकली आपकी फोटोसिंथेसिस भी दो सेपरेट स्टेप्स में हो सकती है। एंगलमैन ने बताया आपका रेड और ब्लू लाइट के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है फोटोसिंथेसिस की। एमर्सन डॉपर एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से हमें पता चला दैट बेसिकली आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन भी दो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट दो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स की मदद से हो रहा है। एंड इंजन हाउस ने हमें बताया था इनिशियली दैट आपका कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से वाटर आता है, लेकिन वैन नील के पल्पर सर्फल बैक्टीरिया के काम के ऊपर हमें ये पता चला दैट बेसिकली आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो कि आपका रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स की मदद से रूबन, हासिद और कामन ने प्रूव किया था, ठीक है। एंड आपको हिल्स रिएक्शन याद रखनी है दैट एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन विद द रिडक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, वो होता है आपका वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एंड फाइनली हमने इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट की बात करी, जहाँ पर ये प्रूव हो गया दैट एक लाइट डिपेंडेंट और एक इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चल रही है, ठीक है। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना, जो कि एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को देखेंगे एंड हम आगे जाके देखेंगे बेसिकली उसके एग्जांपल्स एंड अपने पूरे चैप्टर को उसी एक लेक्चर में रैप अप करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।